अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अब जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6, इन्वेंट्रीज। तो जिस तरह की हम जानते हैं कि दो तरह के इन्वेंट्री सिस्टम यूज होते हैं कंपनीज में। एक जिसको हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं, दूसरा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। अब जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ना, ये यूज होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, ये साथ साथ जो है ना ट्रांजेक्शन साथ साथ रिकॉर्ड होती है डेली बेसिस पे, आप कह लें। और जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, इसमें ना साल के बाद जो है ना सारा इन्वेंट्री बनती है। ये सारी जो है ना जर्नल है जो साल के बाद बनता है। इसमें ये छोटे स्मॉल लेवल बिजनेस के लिए जरूरत है, जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कम होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जर्नल एंट्रीज आती है। तो कोई भी बिजनेस है जब शुरू होता है, तो वो कोई ना कोई जो चीज उसको खरीदते हैं, जो उन्होंने बेची होती है प्रोडक्ट को, मर्चेंडाइज को खरीदते हैं। अब परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री की जो एंट्री है ना, उसमें सिर्फ फर्क ये है कि पीरियोडिक के अंदर परचेजेस का नाम आएगा और परपेचुअल के अंदर इन्वेंट्री का नाम आएगा। तो इसकी जो एंट्री बनेगी परचेज ऑफ मर्चेंडाइज की, वो आएगी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, और अकाउंट पेएबल अगर उधार पे लिए तो अकाउंट पेएबल, अगर नगद पे लिया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। इसी तरह इधर पीरियोडिक के अंदर आएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेएबल या कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद अगर हम लोग कोई चीज़ सही नहीं निकलती, तो हम वापस उसको मैन्युफैक्चर को रिटर्न करते हैं, या उसको जिससे हमने रिटेलर से होलसेलर से खरीदी है कोई चीज़, उसको हम वापस रिटर्न करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा कोई किराने का बिजनेस है, तो हम सामान खरीदते हैं और उसमें से कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर निकलाती है या शॉर्ट एक्सपायरी निकलाती है, हम वो वापस रिटर्न कर देते हैं रिटेलर को या होलसेलर को। उस केस में अगर हमने माल कैश पे लिया था, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या अगर उधार पे लिया तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह पीरियोडिक के अंदर अगर ये सीन आता है, तो इसके अंदर अकाउंट पेबल या कैश अकाउंट जो डेबिट होगा, और परचेजेस जो है ना वो हम क्रेडिट करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है, अब हमने कारोबार शुरू कर लिया, मर्चेंडाइज परचेज कर लिया, अब हम हमारे पास कस्टमर है, तो हमने उसको वो चीज़ सेल की है। तो सेल भी दो तरह की होती है, या कैश सेल होती है या उधार पे सेल होती है, अकाउंट रिसीवेबल। दो तरह से सेल होती है। तो अगर तो हमने चीज अपनी कैश में बेची है, तो हम कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, अगर उधार में बेची है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री देखते हैं सिस्टम, इसके अंदर कैश और अकाउंट ये बिल्कुल सेम एंट्री है, कैश अकाउंट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब पीरियोडिक के अंदर सिर्फ एक एंट्री होगी, जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमने सीजीएस की भी साथ ही एंट्री कर लेनी। पीरियोडिक के अंदर जो है सीजीएस की एंट्री ना साल के एंड पे होती है, इसलिए ना इधर नोट नहीं करते। तो सी इसके अंदर पीरियड परपेचुअल के अंदर हम ना सीजीएस की एंट्री साथ कर देते हैं। सीजीएस जितने की उस चीज़ की खरीद थी हमारी, और उसको इन्वेंट्री में से लेस कर देंगे, सीजीएस अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद अगर कोई कस्टमर हमसे सामान लेके गया, तो वो हमें वापस ले जाता है, तो उसकी आगे एंट्री करेंगे। उसकी एंट्री सेम इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, जिस तरह से परचेज की एंट्री परचेज रिटर्न उसकी अपोजिट थी, सेल की एंट्री सेल रिटर्न उसकी अपोजिट हो जाएगी। तो सेल अकाउंट इधर डेबिट हो जाएगा, पहले हमने क्रेडिट किया हुआ था, इधर डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट और अकाउंट रिसीवेबल इधर हमने डेबिट किया था, इधर हम क्रेडिट कर देंगे। और इसी तरह जो सीजीएस की एंट्री थी, ये भी रिवर्स हो जाएगी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सीजीएस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इधर अगर हम पीरियोडिक सिस्टम में चलते हैं, तो पीरियोडिक सिस्टम में भी जो हमने पहले एंट्री की थी, उसी को सेल की एंट्री को उल्ट कर देंगे, सेल रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। इसमें भी एज इट इज वन एंट्री होगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री, जो कि हमने इधर नहीं की थी पीरियोडिक के अंदर, वो सिर्फ पीरियोडिक में नोट होगी, परपेचुअल में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत कम एंट्री आती है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन परपेचुअल से पूछा जाता है, पीरियोडिक से क्वेश्चन ही बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए ये एंट्री भी बहुत कम होती है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री दो है, एक में एक सीजीएस को हम डेबिट करते हैं, और ओपनिंग इन्वेंट्री और नेट परचेजेस को हम क्रेडिट करते हैं। फिर एंडिंग इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं, और जो सीजीएस है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये थी इस सारे चैप्टर की एंट्रीज। दो तरह से चैप्टर हो सकता है, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप देख लें। ये चैप्टर दो तरह से हो सकता है, क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, यानी एक
पीरियोडिक सिस्टम के साथ एक परपेचुअल सिस्टम के साथ, ये इसकी एंट्रीज है। और अब इसकी एक आ जाएंगे टर्म ऑफ डिस्काउंट। टर्म ऑफ डिस्काउंट जो है ना वो नॉर्मली तौर पे लिखा होता है 2/10, 1/10, 3/10, 4/10, सो जो मर्जी ऊपर अमाउंट आ जाए। इसका क्या मतलब है, जो ऊपर वाला अमाउंट है ना नोमिनेटर वाला, उसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। 2 है तो 2% है, 1 है तो 1% है, 3 है 3% है, 10 है 10% है। इसका मतलब परसेंटेज है। और जो नीचे लिखा डिनोमिनेटर में, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों के लिए आपको डिस्काउंट है। कितने दिन में आप पेमेंट करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है। अगर 10 है तो 10 दिन डेज में आप पेमेंट करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट अवेलेबल है। और जो अगर N30, N60, N90 जो भी आ जाए, इसका मतलब है नेट अमाउंट। और डिनोमिनेटर का मतलब है नंबर ऑफ डेज। और अगर आप 30 दिन में पेमेंट करते हो तो आपने पूरी अमाउंट नेट अमाउंट देनी है। तो ये इसकी टर्म ऑफ डिस्काउंट का मतलब है। और इसमें आगे जाकर फिर दो सिस्टम हो जाते हैं। पहले दो सिस्टम हो गए थे परपेचुअल और पीरियोडिक। अब अब परपेचुअल के अंदर भी दो सिस्टम आ जाएंगे, नेट वैल्यू ग्रोस वैल्यू। पीरियोडिक के अंदर भी दो सिस्टम आ जाएंगे, नेट वैल्यू ग्रोस वैल्यू। ये पॉइंट आप नोट करें कि पहले तो इसकी दो टर्म थी, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। अब दो इन्वेंटरी सिस्टम थे, इनके आगे फिर दो टाइप्स निकल आएंगे, नेट वैल्यू ग्रोस वैल्यू, नेट वैल्यू ग्रोस वैल्यू। अब नेट वैल्यू वो होती है जो कि ये डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग दी डिस्काउंट रेट के बाद जो वैल्यू आएगी वो नेट वैल्यू है। और ये बिफोर सब्सट्रैक्टिंग दी डिस्काउंट रेट माइनस करने से पहले जो वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी ग्रोस वैल्यू। तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹1000 ऑन अकाउंट, यानी क्रेडिट पे माल लिया हमने 1000 रुपये का। और अगर हम इसकी टर्म ऑफ परचेज डिस्काउंट है 210, और अगर हम इसको 10 दिन के अंदर इसका बिल पे करते हैं तो हमें ना 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं है। तो ये जो अकाउंट है, ये मैंने ये जो एंट्रीज है मैंने ये प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम के लिहाज से ली हुई है, जिसमें ये नेट, ये जो लेफ्ट साइड है ये नेट वैल्यू पे है, ये राइट साइड ग्रॉस वैल्यू पे है। अब इसकी जो परचेजेस की एंट्री होगी 1 जनवरी को, जैसे हमने परचेज ऑफ मर्चेंडाइज की थी, तो ये हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 980 से। अगर हम 1000 का 2% लेंगे तो 20 रुपीज लेंगे, और 1000 में से माइनस करेंगे तो 980। ये इसका मतलब होता है नेट वैल्यू पे लिखना है। और अकाउंट पेबल उधार पे लिया है तो ये क्रेडिट हो जाएगा 980 से। फिर अगर 10 तारीख को हम पेमेंट कर देते हैं तो हमें 980 ही देनी है। 10 तारीख को मैंने पेमेंट कर दी, अकाउंट पेबल, अकाउंट डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया 980। इन केस अगर मैं 10 तारीख को पेमेंट नहीं कर पाता, मैं 31 जनवरी को पेमेंट करता हूँ, तो फिर मुझे 1000 का 1000 ही देना पड़ेगा, तो ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उस केस में अकाउंट पेबल अकाउंट 980, परचेज डिस्काउंट लॉस्ट हो जाएगा मुझे 20 का, और कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा 1000 पे। इसी तरह अगर ग्रोस वैल्यू की बात की जाए तो परचेज अकाउंट 1000 था, और अकाउंट पेबल अकाउंट 1000। और अगर मैं 10 तारीख को पे करता हूँ तो मेरा अकाउंट पेबल 1000 था, कैश लेकिन मैंने पे किया 980। क्यों पे किया, क्योंकि मुझे परचेज डिस्काउंट 20 मिल गया, इधर लिख दूंगा लेगासी। और फिर अगर मैं नहीं दे पाता 10 तारीख को, फिर मैं 31 तारीख को अगर पे करता हूँ अपना बैलेंस, तो फिर अकाउंट पेबल टू कैश 1000। तो ये सी टर्म ऑफ डिस्काउंट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। किसी किस्म का भी आपको कोई क्वेश्चन के अंदर मसला लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, कोई मिस्टेक नजर आए तो आप मुझसे रब्ता जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।